मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य में एक क्रांति का आगाज किया और उनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने से माँ दूध पिला सकती है, लेकिन शेर किसी के रोने से माफ नहीं करता। प्रेमचंद जी ने साहित्य को दिव्य धरातल यानी आसमानी धरती से, आसमान से उतार करके राजाओं और देवताओं के महिमा मंडन से उतार करके उसको उन्होंने धरती पर ला करके जन सामान्य की बात साहित्य में उठाने का काम किया। उसके पहले हमारे साहित्य के नायक जो परंपरा थी वह दिव्य पुरुष, कुलीन, राजा ऐसे लोग हुआ करते थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने सामान्य आदमी को घीसू माधव, होरी धनिया और ऐसे तमाम लोगों को बूढ़ी काकी से लेकर और अपने पूरे साहित्य को, जिसका उनको कोई बैकग्राउंड उसके पहले उपलब्ध नहीं था, बिल्कुल एक नई धारा को स्थापित किया और उस धारा ने पूरे देश के साहित्य को प्रभावित करने का काम किया। उनके बारे में तरह तरह के विरोध हुए। तमाम लोगों ने कहा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध विद्रोह का काम कर रहे हैं। किसी ने अपनी संस्कृति का विरोधी बताया तो किसी ने हिंदू विरोधी बताया और तमाम लोग तमाम तरह की नाराजगियां उनसे व्यक्त करते रहे। लेकिन आज उनका जो समग्र चिंतन है वह मनुष्य को लेकर के है और मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने जो चिंतन दिया वह चिंतन सब पूरी दुनिया में आज स्वीकार किया गया और सब लोगों ने उसका खैर मकदम किया, अभिनंदन किया आगे बढ़ करके, और वह विश्व साहित्य में स्थापित हो चुके हैं। ऐसे रचनाकार प्रेमचंद के समानांतर भारतीय साहित्य में सबको मालूम है कि जो स्थान उनका है वह स्थान किसी का नहीं। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने इस बात को देखा, वह इसके वो मैं उनको ऋषि कहूँगा, मंत्र दृष्टा कहूँगा, कि उन्होंने इस बात को देखा कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को साथ लेकर के चलना, उनकी भावनाओं के साथ चलना, मुट्ठी भर लोगों की भावनाओं या मुट्ठी भर लोगों के महिमा मंडन से राष्ट्र की एकता मजबूत नहीं होती। उनका समय कालखंड वह था जब आज़ादी के संघर्ष में सारे लोग उद्वेलित थे, उद्वेलन था और तरह तरह के लोग अपना अपना राष्ट्रवाद लेकर के उतरे थे। गांधी का राष्ट्रवाद, टैगोर का राष्ट्रवाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्रवाद और सावरकर का राष्ट्रवाद, इस तरह से अनेक तरह के, गोलवलकर का राष्ट्रवाद लेकर के लोग अब सामने आ चुके थे। लेकिन एक सवाल था जो जबरदस्त सवाल था कि आज़ादी, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, यहाँ के सामंत, यहाँ के जमींदार, यहाँ के राजे रजवाड़े, वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन जो इन गुलामों के गुलाम हैं यानी वंचित वर्ग, मजदूर वर्ग, उसका क्या होगा? इस आज़ादी से उसको क्या मिलेगा? इस आज़ादी से उसका क्या मतलब होगा? ये आज़ादी उसको क्या देगी? ये एक जबरदस्त सवाल उठा और मुंशी प्रेमचंद के पूरे साहित्य में समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियाँ, जघन्यता, बर्बरता, अत्याचार, जातीय वर्णवादी सारी चीज़ें, विषमतावादी जो भीषण दुर्व्यवस्था रही, उसके विरुद्ध उनका साहित्य मुखर होकर सामने आया और उन्होंने हर बिंदु को टच किया, सबको छुआ, संभ्रांत वर्ग से लेकर के, सामंत वर्ग से लेकर के, और बिल्कुल जो बेसहारा, सर्वहारा जिसको कह सकते हैं, उसको भी उनके साहित्य ने पूरी तरह से छुआ, टच किया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार की बातें करते हैं, अपने गौरवपूर्ण इतिहास की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सवाल उठाया कि हमारे अंदर दम होगा तब तो हम किसी को बराबरी की बात या क्षमा करने की बात करेंगे। यहाँ दिनकर की वो बात मुझे प्रासंगिक लगती है कि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या देगा क्षमा कि जो विषहीन विनीत सरल हो। और आज़ादी के बाद कैसा भारत बनेगा, इस पर किसी से अगर सवाल पूछ दिया जाए कि आप कैसा भारत बनाएं, कैसा भारत चाहते हैं, तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण थे। अगर ये पूछा जाए कि आपका स्वराज का क्या मतलब है, आपके स्वराज का क्या अर्थ है, तो किसी को समझ में आता था कि फिर हम सामंत लोग पूरी स्वतंत्रता से गरीबों का
लाभ उठाएंगे, शोषण करेंगे जैसे करते थे, हमारी आज़ादी आने पर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी को समझ में आता था कि हमारे देश में जो धर्म पर आधारित वर्णवेदी और विषमतावादी चरित्र रहा है, उसमें हम फिर उच्च कुलीन लोग पूरी ताकत में आ जाएंगे और फिर हम सही ढंग से अपना पूरा का पूरा एजेंडा और हथकंडा अपना करके हम राज करेंगे इस देश पर। लेकिन सवाल था कि इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जो इतनी बड़ी संख्या में है, उसकी भावनाओं का क्या है, उसके साथ क्या होगा, और उसको साथ भी लिए बिना, उसको इस आज़ादी की लड़ाई में साथ लिए बिना क्या हम एक वातावरण बना पाएंगे, क्या हम एक माहौल तैयार कर पाएंगे? तो ये एक जबरदस्त सवाल था जिसको लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और एक चीज देखा गया कि जब जब आज़ादी की लड़ाई उभर करके सामने आई, तो तब तब संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने, संकुचित विचारधारा के लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने सांप्रदायिकता की आग को जलाने का, उसमें समाज को, देश को झोंकने का अधिक से अधिक काम किया। एक दूसरे के प्रति नफरत, इतनी नफरत, इसके पीछे उनका अपना निहित स्वार्थ और उद्देश्य रहा होगा। तो आज जरूरत है प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर कि हम उस बात को रेखांकित करें, समझें कि इस देश के जन सामान्य को, जनपक्ष को, जन साहित्य को उभारने का काम जो प्रेमचंद ने किया है, उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम उस प्रेमचंद की धारा पर, उस दिशा पर कितने खरे उतरते हैं, कितना काम करते हैं। कोई उन्हें गांधीवादी के रूप में कहता है, तो कोई उन्हें प्रगतिशील विचारधारा का कहता है, और सभी को मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए एक जो अपना स्पीच दिया है, जो अपना विचार रखा है, वह एक दस्तावेज बन करके रह गया है, एक बड़ा दस्तावेज है। इस साहित्य का मतलब, जो पहले की परिभाषाएं थी, जो पहले के मानक थे साहित्य के, उनको बिल्कुल दरकिनार करके उन्होंने मनुष्यता के हित में, मानव के हित में, जन के हित में, गरीबों के हित में साहित्य को ला करके खड़ा कर दिया। और यह काम एक बड़ी क्रांति है, एक बड़ा इंकलाब है, इसको हम इंकलाब कहेंगे। और उनकी सारी कहानियों में ये इंकलाब कदम कदम पर दिखाई देता है। जहाँ जहाँ भी लोगों के शोषण का काम होता है, उसको उन्होंने बखिया उधेड़ा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई है और उसको सबके सामने ला करके रख दिया है। और उसके पीछे पूरा सपना यही है कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा भारत बनेगा, जो भगत सिंह के भारत का सपना था, जो अंबेडकर के भारत का सपना था, जो कबीर का सपना था, जिस तरह की समाज व्यवस्था की स्थापना, कहीं न कहीं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा दिया। और आज के इस अवसर पर इसलिए वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा अभिनंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय है, क्योंकि उन्होंने जन सामाजिक लोकतंत्र को कविता में, साहित्य में लोकतंत्र की स्थापना करने का काम उन्होंने किया। हालांकि आज भी हमारी लोकतंत्र का संघर्ष अभी बाकी है, ये चलता रहेगा, अभी इसकी ज़रूरत है। और हर विषय पर उन्होंने, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के सारी चीज़ों पर, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस सब पर नेताओं से लेकर के हमारे धर्म के ठेकेदारों तक पर उनकी कलम चली है। और आज फिर ज़रूरत है कि हमारे देश में विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है, तमाम मॉडल लागू किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सामान्य आदमी को, इस देश की जो एक बड़ी जनसंख्या है, जिसमें पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा भरी हुई है, जिसके बारे में विवेकानंद ने कभी कहा था कि आने वाले भारत के ये उत्तराधिकारी हैं जो हल की मुठिया पकड़ करके खेतों खलिहानों में काम कर रहे हैं, जो तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं, जिनको हम आज सम्मान की निगाह से नहीं देखते, उन्हीं लोगों का आने वाला भविष्य होगा। और विवेकानंद का तो यह भी कहना था कि जब तक इस देश में कोई भी भूखा और नंगा एक भी व्यक्ति है, तब तक हमें कोई भी इस तरह का कर्मकांड, पूजा पाठ और किसी की पूजा करना समझिए कि अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि जन समुदाय, मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य के विकास से ही हम विकास की धारा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हम उस महान विचारक को, उस चिंतक को, उस लेखक को नमन करते हैं, जिन्होंने प्रगतिशील विचारधारा को स्थापित करने के लिए अपने पूरे जीवन को संघर्षों में बिता दिया।
क्योंकि उनका जो पक्ष था वह इस देश की आज़ादी का पक्ष था, और आज़ादी के संघर्ष को लेकर के जब भी कोई उतरता है तो उसकी पहचान लोगों में, सामान्य लोगों में नहीं होती। वही लोग उसकी टांग खींचते हैं, वही लोग उसका विरोध करते हैं जिनके लिए वो लड़ाई लड़ता है। आज भी ये चीज़ यथावत है। समाज में तमाम लोग मानसिक गुलामी से ग्रस्त हैं, तमाम ऐसे ढोंग पाखंड अंधविश्वास में जकड़े हैं। जब आप उनको समझाने जाएं, उनको मुक्त कराने का प्रयास करेंगे तो वही आपके शत्रु बनकर के आपके सामने खड़े हो जाते हैं और खुद अपने जहां पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहने में उनको अच्छा लगता है। तो आज ये जो मौका है प्रेमचंद का, सभी साहित्यकारों, पत्रकारों, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को ये चेतावनी देने का समय है कि हम प्रेमचंद की धारा में हैं, कि हम उस धारा में हैं जो लोग दरबारी कवि जब पैदा होते थे, दरबारों में कभी लोग बैठ करके राजाओं का गुणगान किए करते थे, सौंदर्य का चित्रण करते थे, नायिका भेद की बात करते थे, तमाम इस तरह की बातें करते थे जिनका सामान्य व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज हमें लोकतंत्र की स्थापना करना है, और उस लोकतंत्र की स्थापना में जन सामान्य की जनभाषा, जिसका प्रयोग कभी बुद्ध ने किया, कभी गांधी ने किया, कभी प्रेमचंद ने किया, वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की भाषा में लिखते थे ताकि लोग समझ सकें। तो हमें अपनी बात, अपनी संवेदना को जन सामान्य तक पहुंचाना है। और मुंशी प्रेमचंद अत्यंत संवेदनशील इस देश के सजग जीवंत साहित्यकार हुए, जिन्होंने वह सारा पक्ष उठा करके साहित्य में स्थापित कर दिया और एक पूरी की पूरी दिशा दे दी। आइए हम उनकी उस क्रांति को, उस इंकलाब को, उस परिवर्तन को हम नमन करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद का जो लम्ही में जो पैदा हुए काशी और वाराणसी से, उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार वो फोटो खिंचाए अपनी जीवन संगिनी के साथ। उस फोटो में जूते के बाहर उनकी उंगलियां निकली हुई है। उन्हें अपने इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उन्हें अपने ढंग से, अपनी कलम से वह देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए आज ज़रूरत है कि जो जहाँ जिस मोर्चे पर है, इस देश को सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए, मानसिक गुलामी से मुक्त करने के लिए और इस देश के एक एक नागरिक को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए हमें काम करना होगा। और आइए इसके लिए हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।